हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पुनीत हियर। हम लोग ने अपने पिछले लेक्चर में देखा था यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट किसे बोलते हैं। तो मैंने बताया था कि यूनिटरी गवर्नमेंट में सेंटर स्ट्रांग होते हैं और स्टेट सबऑर्डिनेट की तरह काम करते हैं। और मैंने ये बताया था कि फेडरल गवर्नमेंट जो होते हैं उसमें सेंटर भी स्ट्रांग होते हैं और स्टेट भी स्ट्रांग होते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारा देश जो है वो क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल का मतलब क्या हुआ? थोड़ा फेडरल है, मतलब यूनिटरी भी है, फेडरल भी है। ठीक है, मैंने ये बताया था। उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन को डिस्कस किया था। उस क्वेश्चन को डिस्कस करने में मैंने आपको ये बताया था कि हमारा देश कैसे फेडरल है। ठीक है। आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो है कि हमारा देश कैसे यूनिटरी है। ठीक है। कि देखो, हमेशा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता रहा है कि हमारा देश कैसे जो है यूनिटरीनेस को शो करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे जो है फेडरल नेचर को शो करता है, हमारा क्वेश्चन कैसे दोनों को शो करता है। ठीक है। इस तीनों क्वेश्चन का जवाब देने के लिए ना मेरा पिछला लेक्चर का जो वीडियो था कि फेडरल गवर्नमेंट यूनिटी गवर्नमेंट किसे बोलते हैं, उसके बाद का एक लेक्चर था कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कैसे है, और जो आज का लेक्चर है जिसमें मैं बताऊंगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरीनेस को कैसे शो करता है। ठीक है। यूनिटरीनेस कहने का मतलब हुआ कि सेंटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको कैसे शो करता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे हम लोग को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी जानकारी मिलती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से डिजाइन किया गया है, मतलब कि थोड़ा फेडरल भी है, थोड़ा यूनिटरी भी है। ठीक है। ये क्यों ऐसा डिजाइन किया गया, क्यों भीमराव अंबेडकर जी के दिमाग में क्या आया जो ये बात सब सोचे, उस सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग का मेन जो फोकस रहेगा एक क्वेश्चन को आंसर करना रहेगा, वो रहेगा यूनिटरी नेचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का यूनिटरी नेचर कैसे शो होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो इसका इंट्रोडक्शन देना है ना, तो इंट्रोडक्शन में लिखना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है किस तरह से यूनिटरी है, साथ ही साथ फेडरल है। मतलब कि इसे टाइम के अकॉर्डिंग बनाया गया है कि कब ये यूनिटरी रहेगा और कब ये फेडरल नेचर को शो करेगा। ठीक है। और उसके बाद हमको दिखाना है कि कुछ फीचर ऐसे है जिससे हम लोग को पता चलता है कि सेंटर यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सेंटर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है मतलब यूनिटरीनेस को शो करता है। और वो बहुत सारा जो रीजन हम लोग बताएंगे जिससे हम लोग को पता चलेगा कि यस, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, यूनिटरी नेचर को शो करता है। तो उसी सब रीजन को मैं आज बताता हूँ। ठीक है। तो देखो, सबसे पहला रीजन हम लोग बताएंगे आर्टिकल 352। ठीक है। ये जो आर्टिकल 352 है ये क्या है? ये है नेशनल इमरजेंसी। ठीक है। हमारे देश में 3 तरह के इमरजेंसी होते हैं। जो इमरजेंसी का क्लास जब लूंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि हमारे देश में 3 तरह के इमरजेंसी क्या होते हैं, कैसे ये लगते हैं। ठीक है। और कैसे इसे सस्पेंड किया जाता है, खत्म किया जाता है। ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग को देखना है आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 बताता है नेशनल इमरजेंसी के बारे में। नेशनल इमरजेंसी समझ गए ना? नेशनल इमरजेंसी का मतलब होता है कि पूरे देश में जब इमरजेंसी लगता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया नेशनल इमरजेंसी। ठीक है। और ये कब लगता है? तो जब हम किसी दूसरे कंट्री के साथ वार कर रहे होते हैं ना, तब लगता है। या फिर हमारे देश में आर्मी ने अगर कोई रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया सरकार के विरुद्ध या लोगों के जो भी कर दिया, तो आर्मी रिविलियन हो या फिर किसी दूसरे देश से वार चल रहा हो, तब हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगते हैं। अब रहा कि ये 352 जो आर्टिकल है ये कैसे यूनिटरीनेस को शो करता है। तो देखो, यूनिटरीनेस का मतलब क्या हुआ? यूनिटरीनेस का मतलब हुआ कि सेंटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आर्टिकल 352 लगता है ना, प्रेसिडेंट के द्वारा जब असेंट दिया जाता है कि आर्टिकल 352 हमारे देश में लग गया, आपको याद होगा ऐसे इमरजेंसी हमारे देश में लगे हैं जब वार हुआ है। तो ठीक है। तो क्या होता है कि इस दौरान जब नेशनल इमरजेंसी लग जाता है ना, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट है ना, सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर का डिवाइड किया गया है ना, वो खत्म हो जाता है और पूरा पावर सेंटर के पास चला जाता है। स्टेट के पास कोई पावर नहीं बचता है। लिखा है कि अंडर आर्टिकल 352 व्हेन द नेशनल इमरजेंसी हैव डिक्लेयर, जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है, देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट सस्पेंडेड। सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो खत्म हो जाता है और सेंटर सभी चार्ज ले लेता है, होल नेशन का, पूरे नेशन का चार्ज ले लेता है। समझ में आया आपको कि जो हमारे सेंटर और स्टेट के बीच में बहुत सारे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। मैंने आपको बताया कि 3 लिस्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एक का नाम है यूनियन लिस्ट, एक का नाम है
स्टेट लिस्ट और तीसरे का नाम है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट लिखे गए हैं और उस सब्जेक्ट में सबका अपना अपना पावर है। सेंटर का पावर है यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पे, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे स्टेट का पावर है, कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पे दोनों का पावर है। साथ ही साथ देखो ये सब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, मतलब इसमें लॉ बनाने का अधिकार, इसमें जो भी प्रावधान दिए गए हैं हमारे संविधान में, उस सब का जो है दोनों में बांटा गया है। साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि बहुत सारे बिल होते हैं, फाइनेंशियल बिल होते हैं, बहुत सारे पैसे का भी ट्रांसफ़र किया जाता है सेंटर और स्टेट के बीच में। ये सभी का सभी पावर ख़त्म हो जाते हैं जब आर्टिकल 352 लग जाता है देश में। सभी स्टेट के पास, जितने भी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल होंगे, सभी का पावर ख़त्म हो जाता है, वो कोई लॉ नहीं बना सकता है। अब वो पैसे का कैसे यूज करेगा वो भी सेंटर बताएगा कि पैसे का कहाँ यूज करना है, कितना पैसे का यूज करना है, ठीक है। तो 352 आर्टिकल जब लग जाता है ना तो पूरा सस्पेंड हो जाता है, स्टेट का पावर जो है ख़त्म हो जाता है और सभी पावर को सेंटर ले लेता है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि हमारा देश जो है यूनिटरी नेचर को शो करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी नेचर को शो करता है। लेकिन देखिए आप एक काउंटर आर्गूमेंट मुझसे ये कर सकते हैं कि नहीं सर ऐसा नहीं है, लेकिन आप देखिए आप तो बस बता रहे हैं कि मतलब केवल इमरजेंसी के ड्यूरिंग ऐसा होता है ना, और सभी समय तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाँ, ये आपका कहना बिल्कुल ही सही है कि देखो इमरजेंसी तो तुरंत लगता नहीं है, हर दिन लगता नहीं है। तो देखो हमेशा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल की तरह तो रहता है, लेकिन जब टाइम आता है ना तो ये क्या बन जाता है, यूनिटरी बन जाता है। इसीलिए इसको हम लोग फुल्ली ऐसा नहीं कहेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरीनेस को शो करता है, हम लोग ये कहेंगे कि 10 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिजाइन टू फॉर्म, इस तरह से फॉर्मेशन इसे किया गया है कि ये फेडरल और यूनिटी दोनों को बताएगा, ठीक है। और वो किसके अकॉर्डिंग बताएगा, तो टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। डिजाइन इस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया गया है ताकि ये टाइम के अकॉर्डिंग, नीड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग जो है कभी फेडरल नेचर को शो करेगा और कभी यूनिटरी नेचर को शो करेगा, ठीक है। कुछ लोग इसे बोलते हैं कि नहीं इससे कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन का कैरेक्टर खराब होता है, ठीक है। लेकिन इसका काउंटर आर्गूमेंट ये दिया जाता है कि देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को इसीलिए ऐसा बनाया गया है क्योंकि देखो हमारे कंट्री इतना डाइवर्स है ना कि यहाँ पे अगर ऐसा नहीं करेंगे ना तो क्या होगा, कुछ स्टेट भारत से अलग हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए इसको ऐसा बनाया गया है कि जैसे ही इमरजेंसी लगेगा तो सभी पावर सेंटर के पास चला जाता है और तब स्टेट कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ठीक है। कोई भी पावर स्टेट के पास रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो क्राइसिस के समय में ऐसा जब कभी टाइम आता है तो सेंटर सभी पावर स्टेट का ले लेता है। इससे पता चलता है कि सेंटर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। इसी तरह आप देख सकते हैं सिंगल सिटीजनशिप, नहीं एक सुप्रीम कोर्ट है हमारे देश में, एक फ्लैग है, ठीक है। तो ये सब क्या बता रहा है कि देखो हमारे, जैसे मैंने बताया ना आपको यूएसए में क्या होता है, सभी स्टेट के पास अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सभी स्टेट के पास अपना अपना क्या होता है, सिटीजनशिप होता है, सभी स्टेट के पास अपना अपना फ्लैग होता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में भारत देश के लिए, पूरे देश के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ही क्या है, सिटीजनशिप है, एक ही सुप्रीम कोर्ट है, एक ही फ्लैग है, नहीं। तो इससे पता चलता है ना कि हमारा देश एक है, यूनिटी नेचर को शो कर रहा है कि नहीं आया समझ में। तो देखो यूनिटी नेचर को शो करने के लिए हम लोग सबसे पहले आर्टिकल 352 का डिस्कस किया। ये सब तो सिंपल है, सिंगल सिटीजनशिप, सुप्रीम कोर्ट, फ्लैग, ये सब बता सकते हैं कि ये सब हमारे देश में एक ही है। यूएसए की तरह ये नहीं है कि वहाँ पे आपको जब यूएसए जाइएगा ना तो वहाँ आपको डुअल सिटीजनशिप मिलेगा, एक पूरे यूएसए के लिए मिलेगा और एक जिस स्टेट में आप रहेंगे, जैसे मानिए आप अलास्का में रह रहे हैं तो अलास्का का सिटीजनशिप मिलेगा आपको, ठीक है। ये बता सकते हैं। अब देखिए हम लोग बताएंगे आर्टिकल 3 के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में ना सेंटर को बहुत ज़्यादा पावर दिया गया है, ठीक है। आप आर्टिकल 3 को देखिए। आर्टिकल 3 बताता है कि पार्लियामेंट कैन चेंज नेम एंड एरिया या बाउंड्री ऑफ द स्टेट। किसी स्टेट का नाम बदलना, किसी स्टेट का एरिया कितना रहेगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे बिहार में, बिहार से झारखंड को अलग किया गया, तो बिहार से झारखंड को अलग किया गया, उसका बाउंड्री का डिवीजन हुआ, ये कौन किया, तो ये पार्लियामेंट ने किया, ठीक है। तो पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि किसी भी स्टेट का नाम बदल सकता है, किसी स्टेट का एरिया बदल सकता है, किसी भी स्टेट का बाउंड्री बदल सकता है विदाउट परमिशन ऑफ स्टेट, बिना स्टेट को बताए हुए। अगर बताना है तो बता दो, नहीं तो बताने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखते हैं ना कि सेंट्रल कितना पावर एंजॉय कर रहा है। स्टेट को बिना बताए उसका नाम बदल सकता है, उसका बाउंड्री बदल सकता है, नहीं उसका एरिया बदल सकता है, ठीक है। इससे पता चलता है कि सेंटर के पास बहुत ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग पावर एंजॉय करते हैं। इस तरह से यूनिटी ने इसको शो करता है।
देखो अभी हम लोग ने देखा तीन चीज के बारे में, एक आर्टिकल 352 को डिस्कस करेंगे, एक आर्टिकल 3 को डिस्कस करेंगे जहाँ पे बाउंड्री हम लोग देखते हैं स्टेट का बदल दिया जाता है, नाम बदल दिया जाता है, एरिया बदल दिया जाता है, ठीक है। तो ये तीन कॉजेज हम लोग अभी लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद भी देखो ये क्वेश्चन को 400 500 वर्ड 600 वर्ड में देना है जवाब, ठीक है। तो और भी बहुत सारे लिखने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे आप देखो कि शेड्यूल 7 को देखो, हमारे देश में जो शेड्यूल 7 है जिसका जिक्र मैंने पिछले लेक्चर में भी किया है कि शेड्यूल 7 में क्या है, एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है। ये क्या होते हैं, तो ये मैंने बताया आपको कि देखो इस सभी लिस्ट में ना कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं, ठीक है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा यूनियन लिस्ट में इसमें जितना भी सब्जेक्ट दिए गए हैं ना, उस सभी सब्जेक्ट पे कानून बनाने का अधिकार सेंटर के पास है। उसी तरह जो स्टेट लिस्ट है, ठीक है, स्टेट लिस्ट उसमें जितने भी सब्जेक्ट है उसमें पावर बनाने का अधिकार किसके पास है, स्टेट के पास है, ठीक है। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें जितना भी सब्जेक्ट है उस पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, तो दोनों के पास है, स्टेट के पास भी है, सेंटर के पास भी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे ना इस तीनों लिस्ट को, तो आपको पता चलेगा कि भाई जो सेंटर का जो लिस्ट दिया गया है, मतलब यूनियन लिस्ट दिया गया है, ये बहुत प्रॉफिटेबल है। मतलब समझ रहे हैं ना कि अगर मानिए कि मतलब 3 भाई हैं, तीनों भाई में कुछ कुछ पावर का डिस्ट्रीब्यूशन ही किया गया, ठीक है। एक को दिया गया पावर कि इस सब्जेक्ट में तुम बना सकते हो, दूसरे को दिया गया इस सब्जेक्ट में तुम बना सकते हो, एक ऐसा भी सब्जेक्ट डिसाइड हुआ इस पे दोनों बना सकता है, ठीक है। तो देखिए आप ध्यान से क्या किया गया कि जो सेंटर लिस्ट जो दिया गया है, यूनियन का जो लिस्ट दिया गया उसमें ऐसे ऐसे पावर लिखे हैं जो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी है। मतलब मॉनेटरी मतलब अगर देखा जाए तो मॉनेटरी मतलब फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वो सब्जेक्ट सब बहुत स्ट्रांग है। मतलब रुपया जो है ना सबसे ज़्यादा सेंटर के पास जाएगा, क्योंकि उस सब्जेक्ट में जितना भी ऐसा सब्जेक्ट दिया गया है जिससे सेंटर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। और स्टेट के पास ऐसा सब्जेक्ट दिया गया है जिससे उस पूरे स्टेट में बस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ठीक है। स्टेट का जो मतलब काम सब होता है ना, स्टेट का जो सब काम शो करेगा, ठीक है, ऑर्डिनरी काम सब जो शो करेगा उस सब्जेक्ट में डिस्कस किया गया है। तो शेड्यूल 7 में जो डिवीजन किया गया है सब्जेक्ट का ना, उस डिवीजन में भी झलकता है कि सेंटर को स्ट्रांग बनाया गया है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है कि शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट करता है किस चीज का, पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। हाउएवर इन रियलिटी, लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए ना तो दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज फार, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना सेंटर की तरफ झुका हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यूनियन लिस्ट को जब हम लोग देखते हैं तो उसमें दिखता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट जो है इस तरह से फ्रेम किया गया, इस तरह से बनाया गया कि सेंटर जो है, सेंटर फाइनेंशियली रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इनके पास हो जाए, ठीक है, सेंटर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। और स्टेट जो हो ना हैवीली डिपेंडेंट अपॉन द सेंटर फॉर द फाइनेंसेज, और स्टेट जो फाइनेंसेज के लिए, रुपया के लिए किस पे डिपेंड हो जाएगा, सेंटर पे डिपेंड हो जाएगा। तो शेड्यूल 7 जिसमें पावर डिवीजन किया गया है सेंटर, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो यूनियन लिस्ट है ना उसमें पावर को इस तरह से दिया गया है कि हमारा जो सेंटर है, यूनियन जो है वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे और वो स्टेट जो है ना, स्टेट फाइनेंशियली डिपेंडेंट होंगे किस पे, यूनियन पे होंगे, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो पावर ऑफ डिवीजन किया गया है, मतलब सब्जेक्ट का जो बांटा गया है, इसमें भी हम लोग को दिखता है कि सेंटर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, ठीक है कि नहीं आया समझ में। तो ये भी हम लोग को यूनिटरीनेस को शो करता है, ठीक है कि नहीं आया समझ में। ये हमारे देश में यूनिटरी कैरेक्टर को शो करता है कि सेंटर को ज़्यादा पावरफुल बनाया गया, सेंटर को फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग बनाया गया, स्टेट जो है उस पर हमेशा डिपेंडेंट रहेगा रुपया के लिए, कि नहीं आया समझ में। स्टेट लिस्ट में वही सब सब्जेक्ट दिया गया जो लोकल इंपोर्टेंस का है, नहीं आया समझ। लोकल इंपोर्टेंस का जो चीज है, मतलब एक मानो कि किसी स्टेट में जो वहाँ के लोकल इंपोर्टेंस है, मतलब लोकल इंपोर्टेंस मतलब वहाँ के लॉ ऑर्डर को मेंटेन कैसे करना है, ठीक है। तो ये सब सब्जेक्ट को रखा गया है, ठीक है, उस स्टेट लिस्ट में, ताकि वहाँ के लोकल फेयर, मतलब लोकल वेलफेयर के लिए काम किया जा सके, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रांग किसको बनाया गया है, सेंटर को बनाया गया है। और इसी वजह से आप देखते हैं कि हमेशा सभी स्टेट हमारे देश में जो है पैसा के लिए सेंटर को बोलते रहते हैं कि इतना पैसा दीजिए, इतना पैसा कम दिए हैं, देख रहे हो, पैसा के लिए सेंटर पे डिपेंडेंट हो रहा है। तो ये तो ऐसा नहीं हो सकता, ये तो यूनिटरीनेस को ही शो कर रहा है, फेडरल नेचर को तो शो नहीं कर रहा है, क्योंकि फेडरल नेचर में तो दोनों पावरफुल होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो आप देख रहे हैं कि जो स्टेट है ना वो रुपया के लिए किस पे डिपेंडेंट हो रहा है, हाँ,
तो सेंटर पे डिपेंडेंट हो। इससे भी हम लोग को पता चलता है कि शेड्यूल 7 का भी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट दिया गया है, पावर का जो डिवीजन हुआ है शेड्यूल 7 में, सेंटर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, ठीक है, जबकि स्टेट को कम दिया गया है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कुछ ऐसे आर्टिकल से बताऊंगा जिससे आपको लगेगा कि नहीं सेंटर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। जैसे आर्टिकल 249 को देखिए, आर्टिकल 249, ठीक है, ये बताता है कि अंडर दिस आर्टिकल राज्यसभा पासेज ए रिजोल्यूशन, राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पास करेगा बाय मेजोरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग। मैंने आपको बताया था कि स्पेशल मेजोरिटी किसको बोलता है, तो उसमें मैंने बताया था आपको 2/3 ऑफ मेंबर ऑफ प्रेजेंट इन वोटिंग, जो वोटिंग कर रहा है उसका 2/3 होना चाहिए, एंड दिस शुड बी ऑल्सो ग्रेटर देन द एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ठीक है। तो आर्टिकल 249 जो बताता है ना, वो कहता है कि राज्यसभा एक बिल पास करेगा, किस मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से पास करेगा, ठीक है, और वो होना चाहिए दैट इज इन नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है, और नेशनल इंटरेस्ट में होना चाहिए, और पार्लियामेंट को कहेगा कि आप एक कानून बनाइए इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, जो कि मेंशन है किसमें, स्टेट लिस्ट में। देखो क्या हम लोग ने देखा कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को कौन बनाता है कानून, स्टेट बनाता है, लेकिन देखो अब स्टेट लिस्ट में भी इंटरफियर कर रहा है सेंटर। एक तो हम लोग ने सबसे पहले देखा कि यूनियन लिस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है स्टेट लिस्ट के कंपेयर में, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यूनियन लिस्ट। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो स्टेट को सब्जेक्ट दिया गया है स्टेट लिस्ट में, उस सब्जेक्ट में भी कानून पार्लियामेंट बना सकता है। अब वो कैसे बनाएगा, तो देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल 249 का सहारा लीजिए आप, ठीक है। आर्टिकल 249 बोलता है कि राज्यसभा में एक बिल लाइए और उस बिल को स्पेशल मेजोरिटी से राज्यसभा में पास करवाइए, और उस बिल को लोकसभा में भेजिए, और लोकसभा में कहिए कि मतलब पार्लियामेंट को एक कानून बनाना है, ठीक है, और वो कानून किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे होना चाहिए जो देश के हित में हो, ठीक है, और देश के हित में साथ ही साथ वो सब्जेक्ट किस लिस्ट का हो, स्टेट लिस्ट का हो, कि नहीं आया समझ, वो सब्जेक्ट किस लिस्ट का हो, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को, ठीक है, पार्लियामेंट अपना कानून उस सब्जेक्ट पे बना सकता है अगर राज्यसभा बोलता है, तो राज्यसभा अगर उस बिल को स्पेशल मेजोरिटी से पास करता है तो, ठीक है। और ये जो लॉ बन जाएगा ना पार्लियामेंट के द्वारा, ये हर एक साल पे रिन्यू किया जाएगा, ठीक है, कि नहीं आया समझ में। दिस लॉ मेड विल रिमेन इन ऑपरेशन, ये ऑपरेशन में लॉ तब तक रहेगा फॉर 1 ईयर एंड कैन बी रिन्यूड n नंबर ऑफ टाइम, और जितनी बार इसे रिन्यू करना है वो कर सकते हैं। तो क्या देखते हैं हम लोग कि आर्टिकल 249 के अंदर किसी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को भी जो है पार्लियामेंट कानून बना सकता है, ठीक है। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट जिसको स्टेट को बनाना चाहिए, लेकिन उस लॉ उस आर्टिकल के, ये 249 आर्टिकल के अंदर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को भी पार्लियामेंट कानून बना सकता है अगर राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी से उस बिल को पास करता है। और ये जो लॉ बन जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा, ये 1 साल के लिए वैलिड होते हैं, अगर उसको आप रिन्यू नहीं करते हैं तो ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसे कितनी बार रिन्यू कर सकते हैं, n नंबर ऑफ टाइम कर सकते हैं, जितनी बार मन हो, 1 साल पे करते रहिए आप, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं हम लोग ने देखा, सबसे पहले हम लोग ने देखा कि हमारा देश में यूनिटरीनेस कैसे शो करता है। तो हम लोग ने देखा कि आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी के दौरान आप देखते हैं कि सभी पावर स्टेट ले लेता है, इससे भी पता चलता है। फिर हम लोग ने देखा सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल फ्लैग है, सिंगल सुप्रीम कोर्ट है। आपको पता होना चाहिए यूएसए में सभी स्टेट का अपना अपना कोर्ट है, लेकिन हमारे देश में तो एक ही है ना सुप्रीम कोर्ट। तो इससे भी पता चलता है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो यूनिटरीनेस को शो करता है। फिर हम लोग ने देखा कि शेड्यूल 7 जहाँ पे सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट, मतलब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट दिया गया है। तो हम लोग ने देखा कि जो यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है ना, उसमें क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा उसको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाया गया है, उसमें ऐसा ऐसा सब्जेक्ट दिया गया है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जबकि स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट देख रहे हैं हम लोग, उसमें पैसा भी नहीं है, रुपया भी नहीं है, और साथ ही साथ वो लोकल इंपॉर्टेंस का है, ठीक है। और जो सेंट्रल लिस्ट का सब्जेक्ट है, यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है ना, उसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। आपको ये भी कहना होगा कि वो हमारे देश को इंटीग्रेटेड रखने के लिए जो सब्जेक्ट होता है ना, उस लॉ को उसमें मेंशन किया गया है, हमारे देश को कैसे बांध के रखना है, कोई स्टेट भागे नहीं हमारे देश से, इस तरह के भी उसमें सब्जेक्ट दिए गए हैं ताकि जो पूरे देश को जोड़ता हो, ठीक है। तो फाइनेंशियली स्ट्रांग तो है ही हमारे यूनियन लिस्ट, लेकिन साथ ही साथ पूरे देश को जोड़ने वाला सब्जेक्ट सब भी उसमें दिया गया है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। फिर हम लोग ने देखा कि देखो इतना तो नहीं होता, इससे ज़्यादा भी और जाना है आपको।
जो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है ना, उसको भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट भी पार्लियामेंट क्या बना सकते हैं, अपना कानून बना सकते हैं। और वो बनाएंगे किस आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 249 के अंदर। आर्टिकल 249 के अंदर क्या करते हैं, अगर राज्यसभा अगर बोलता है ना पार्लियामेंट को कि आप एक कानून बनाइए स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे, तो पार्लियामेंट कानून बनाता है। उसके लिए कुछ नहीं करना है, राज्यसभा को एक बिल पास करना है स्पेशल मेजोरिटी से, फिर लोकसभा में बिल को पास करना है, फिर पार्लियामेंट क्या बनाएंगे, उस सब्जेक्ट पे कानून बनाएंगे। ये सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट का है, ये सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट का है, जिसपे कानून बनाने का अधिकार स्टेट को होता है, लेकिन पार्लियामेंट इस पे कानून बनाएगा, क्योंकि स्टेट किसने बोला है, राज्यसभा ने बोला है। अंडर आर्टिकल 249 क्या है, पार्लियामेंट एक कानून बना सकता है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे अगर राज्यसभा बोलता है तो, और ये कानून 1 साल तक वैलिड होंगे, ठीक है। और अगर रिन्यू नहीं किए जाएंगे तो ये खत्म हो जाएंगे ये कानून। और इसे कितनी बार रिन्यू किया जा सकता है, तो n नंबर ऑफ टाइम्स किया जा सकता है। एक्चुअली यूनिटरी नेचर को शो करने के लिए बहुत सारा मतलब आर्टिकल होते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, जहां हम लोगों ने देखा कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी नेचर को कैसे शो करता है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है यूनिटरी नेचर को शो करता है अंडर आर्टिकल 352, अंडर आर्टिकल 3, अंडर आर्टिकल 249, अंडर शेड्यूल 7 के अंतर्गत हम लोग ने देखा कि जो है सेंटर की तरफ झुका हुआ है सब कुछ। साथ ही साथ हम लोग ने देखा सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल फ्लैग, सिंगल सुप्रीम कोर्ट, इस सब से भी हम लोग को पता चलता है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, तो यूनिटरी नेस को शो करता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी यही देखेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे यूनिटरी है, और उसमें हम लोग बताएंगे और भी बहुत सारा रीजन देंगे कि और क्या सब है, जिससे पता चलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे यूनिटरी नेस को शो करता है, मतलब यूनियन कैसे स्ट्रांग। तो थैंक यू एवरीवन।